नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल के और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोड फैक्टर ऑफ ए पावर प्लांट इज। देखो, किसी भी पावर प्लांट का जो लोड फैक्टर होता है वो जनरली यूनिटी एक ही होता है, या फिर ऑलवेज हमेशा एक से कम होता है, या फिर हमेशा एक से ज़्यादा होता है, या फिर नॉर्मली एक से ज़्यादा ही होता है। तो इसका आंसर होगा, किसी भी पावर प्लांट का जो लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर का वैल्यू हमेशा एक से कम होता है, लेस देन यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, जो लोड फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज लोड डिवाइड बाय पीक लोड, जिसको हम मैक्सिमम लोड भी कहते हैं। देखो, किसी भी फ्रैक्शन में अगर ये नीचे वाला वैल्यू ज़्यादा रहेगा और ऊपर वाला वैल्यू कम रहेगा तो उसका रिजल्ट एक से कम ही आता है। और ये जो लोड फैक्टर, इसका फॉर्मूला जो पीक लोड, ये जो पीक लोड या मैक्सिमम लोड होता है, इसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है एवरेज लोड से। इसीलिए क्या होता है ना, जो लोड फैक्टर है इसका वैल्यू हमेशा एक से ही कम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इन कोल प्रिपरेशन प्लांट मैग्नेटिक सेपरेशन आर यूज फॉर रिमूविंग। देखो, जो कोल सेपरेशन प्लांट होता है उसमें जो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं, इनमें से कौन सा पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। देखो, जो कोयले होता है ज़मीन के अंदर से, माइन से जब हम एक कोल को निकलते हैं तो अब क्या होता है, उसके साथ डस्ट भी रहता है, क्लिंकर भी रहता है, आयरन पार्टिकल भी रहता है। तो इनमें से किसको रिमूव करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा, कोल प्रिपरेशन प्लांट में जो कोयले के साथ जो हमारा आयरन पार्टिकल होता है, इसी आयरन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, अलग करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का फिगर। इसमें देखो, ये जो इधर जो मटेरियल आ रहा है, ये कोयले के साथ साथ क्या है ना, कुछ नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है और कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल भी है। लेकिन देखो, जब इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या हो रहा है, ये जो इधर क्या रहता है ना, सिर्फ मैग्नेटिक पार्टिकल रहता है, जो हमारा आयरन पार्टिकल, क्योंकि जो आयरन पार्टिकल होता है वो एक मैग्नेटिक पार्टिकल होता है। तो इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल है और इधर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है। तो इसीलिए क्या होता है ना, इसी सेपरेशन मेथड को हम आयरन को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो ग्रेड कोल सेप। देखो, जो लो ग्रेड का कोयला होता है उसमें कार्बन का कंटेंट कम रहता है, या फिर मॉइस्चर का कंटेंट कम रहता है, या फिर उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम रहता है, या फिर उसमें आस कंटेंट कम रहता है। तो इसका आंसर होगा, जो लो ग्रेड कोयला होता है उसमें जो उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो कम रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, जो कोयला होता है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है। एक होता है पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये 4 टाइप का हमारा कोयला होता है। लेकिन जो एंथ्रासाइट होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू, ये वाला फिगर देखो, ये जो सिंबल है ये कैलोरीफिक वैल्यू के लिए है। और जो एंथ्रासाइट है इसका देखो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो पीट होता है इसका देखो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम है। तो इसीलिए जो पीट होता है वो लो ग्रेड का कोयला होता है, और जो एंथ्रासाइट होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, और उससे थोड़ा कम रहता है बिटुमिनस, और उससे भी कम रहता है लिग्नाइट, और सबसे जो कम हमारा कैलोरीफिक वैल्यू रहता है वो होता है पिट। तो इसका आंसर क्या होगा ना, जो लो ग्रेड कोयला होता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी कम रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्साइटर फॉर टर्बो जनरेटर इज ए डैश डीसी डैश। देखो, जो टर्बो जनरेटर होता है उसमें जो एक्साइटर होता है वो एक डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है, या फिर डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है, या फिर डीसी सीरीज जनरेटर होता है, या फिर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। तो इसका आंसर होगा, टर्बो जनरेटर में जो एक्साइटर होता है वो एक डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, ये जो फिगर है, मान लो ये हमारा एक टर्बो जनरेटर का फिगर है। इसमें ये है क्या, ये हमारा स्टार्टर है। जो स्टार्टर होता है उसमें 3 फेज सप्लाई, देखो इधर 3 फेज सप्लाई कनेक्शन हुआ है। लेकिन ये जो रोटर है, रोटर को हम क्या करते हैं ना, एक एक्साइटर के साथ कनेक्शन करते हैं। एक्साइटर क्या होता है ना, जहाँ से हमें कॉन्टीन्यूसली डीसी सप्लाई चाहिए, कांस्टेंट और कॉन्टीन्यूसली डीसी सप्लाई चाहिए। तो कांस्टेंट सप्लाई कौन देता है, जो डीसी शॉर्ट जनरेटर होता है वो कांस्टेंट सप्लाई देता है। और अगर हम सीरीज की बात करेंगे, कंपाउंड की बात करेंगे, तो उसमें वेरिएबल सप्लाई मिलता है, कांस्टेंट सप्लाई नहीं मिलता है। लेकिन हमें कांस्टेंट सप्लाई सिर्फ डीसी शॉर्ट जनरेटर से ही मिलता है। इसीलिए जो एक्साइटर होता है, ये जो एक्साइटर होता है जहाँ से हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होता है, वो हम उस प्लेस पर हम डीसी शॉर्ट जनरेटर का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली और कॉन्टीन्यूसली डीसी सप्लाई की ज़रूरत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एन RLC सर्किट ड्रॉज मैक्सिमम करंट ड्यू टू रीजन दैट। देखो जब एक RLC सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन में होता है तो अब वो सर्किट क्या करता है ना, मैक्सिमम करंट को ड्रॉ करता है। क्यों करता है मैक्सिमम करंट को ड्रॉ? क्योंकि उसका पावर फैक्टर 1 से कम होता है, या फिर वोल्टेज, जब वोल्टेज होता है कैपेसिटर एक्रॉस में जितना वोल्टेज होता है और अप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, या फिर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का डिफरेंस 0 होता है, या फिर इम्पीडेंस ज़्यादा रहता है रेजिस्टेंस से। तो इसका आंसर होगा किसी भी RLC सर्किट जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन में होता है तो अब क्या होता है ना, उसमें करंट मैक्सिमम ड्रॉ इसलिए करता है क्योंकि उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का डिफरेंस 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये जो फिगर है इसमें ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। इंडक्टर के अक्रॉस जो रिएक्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो कैपेसिटर के थ्रू जो रिएक्टेंस होता है उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और जब ये रेजोनेंट कंडीशन में होता है तब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। और अगर हम ये दोनों का डिफरेंस मीन माइनस निकालेंगे तो 0 ही आएगा क्योंकि दोनों बराबर इक्वल है। इसीलिए ये कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है ना, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों का डिफरेंस 0 होता है, इसीलिए क्या होता है ना, मैक्सिमम करंट ड्रॉ करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फैक्टर ऑन पावर सिस्टम इज। देखो किसी भी पावर सिस्टम में जो डिमांड फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है? डिमांड फैक्टर ऑलवेज 1 से ज़्यादा होता है, या फिर नॉर्मली 1 से ज़्यादा होता है, या फिर ऑलवेज 1 से कम होता है, या फिर नॉर्मली 1 से कम होता है। तो इसका आंसर होगा जो पावर सिस्टम में जो डिमांड फैक्टर होता है इसका वैल्यू भी हमेशा 1 से कम ही होता है, ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि जो डिमांड फैक्टर होता है इसका भी फॉर्मूला देखो, डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड, और इसमें भी कनेक्टेड लोड का वैल्यू ज़्यादा रहता है और मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू कम रहता है, इसीलिए इसका वैल्यू भी 1 से कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओपन कोयल हैज। देखो अगर एक कोयल क्या है, ओपन में है, मीन्स देखो मान लो ये कोयल है, अगर इधर डिस्करेंट होता है मीन्स ये वाला कंडीशन आता है, ये ओपन हो गया, तो इस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस 0 होगा और इंडक्टेंस भी 0 होगा, या फिर इसका रेजिस्टेंस जो इन्फाइनाइट रहेगा और इंडक्टेंस भी इन्फाइनाइट रहेगा, या फिर इसका रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट रहेगा लेकिन इंडक्टेंस 0 रहेगा, या फिर 0 रेजिस्टेंस रहेगा और इन्फाइनाइट इंडक्टेंस रहेगा। देखो जब किसी सर्किट ओपन होता है मीन्स उसमें रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट होगा, तो इसीलिए देखो इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस क्या रहता है, 0 रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक ओपन कोयल में रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट रहता है और इंडक्टेंस 0 रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन DC शॉर्ट मशीन हिस्टेरिसिस लॉस। देखो एक DC शॉर्ट मशीन में जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, आयरन लॉस, देखो जो आयरन लॉस होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस। तो ये जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो ये 5 ऑप्शन में से किस पर डिपेंड करता है? वो आयरन कोर के वॉल्यूम के साथ वेरी करता है, या फिर जो फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स डेंसिटी उसका पावर 1.6 के साथ वेरी करता है, या फिर जो उसका लैमिनेशन का जो थिकनेस होता है उसके साथ इंडिपेंडेंट रहता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है। तो इसका आंसर होगा जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो ये चारों के साथ डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला देखो हिस्टेरिसिस लॉस इज इक्वल टू ये बी मैक्स मीन्स फ्लक्स डेंसिटी के 1.6 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ, उसके साथ वॉल्यूम के साथ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो फॉर्मूला है ये हमारे ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर आर कनेक्टेड टू ए कॉमन फीडर लाइन टू ऑपरेट द फीडर लाइन इन यूनिटी पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर शुड भी। देखो एक फीडर है, मान लो एक फीडर है, इसके साथ एक ये है हमारा इंडक्शन मोटर है, और इधर और एक क्या है ना, ये हमारा सिंक्रोनस मोटर है, दोनों एक ही फीडर के साथ कनेक्शन है। देखो हम सभी जानते हैं जो इंडक्शन मोटर होता है ये हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर में ही काम करता है। इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर में ही काम करता है, लेकिन क्वेश्चन में है ये फीडर कब यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा। तो देखो ये लैगिंग में है, अगर किसी भी एक पावर इम्प्रूवमेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे जिससे ये लैगिंग पावर फैक्टर को इंक्रीज करके यूनिटी करेगा,
जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है, तो इसीलिए क्या करेंगे ना, जो सिंक्रोनस मोटर होता है अगर हम इसको ओवर एक्साइटेड करेंगे नो लोड में, तब क्या होता है ना, जो जब एक सिंक्रोनस मोटर को हम ओवर एक्साइटेड कंडीशन में विदाउट लोड में कनेक्ट करते हैं तो वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। इसीलिए जो सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। एक सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड को अगर हम इस फीडर में कनेक्शन करेंगे तो इस लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर लैगिंग हुआ है उसको इम्प्रूव करके यूनिटी करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कपलिंग बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स इज सेड टू बी आइडियल इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज डैश। देखो, जब दो मैग्नेटिकली कपल कोयल का जो कपलिंग होता है वो आइडियल कब होगा, जब दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जीरो होगा, या फिर जब दोनों का कोएफिशिएंट, जिसको हम के कहते हैं शॉर्ट में, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के कहते हैं, जब के का वैल्यू जीरो होगा, या फिर 0.1 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा। तो देखो, जब दो कोयल आपस में मैग्नेटिकली कपल है और जब उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है उसका वैल्यू 1 होगा, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो, मान लो ये एक कोयल है N1 और ये और एक कोयल N2 है। जब N1 का जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, सारे के सारे फ्लक्स क्या होगा, इस कोयल से निकलकर इस कोयल में सारे के सारे फ्लक्स कट होगा, और इसमें जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो सारे के सारे इस कोयल में कट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा, यूनिटी आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होता है इसका करेक्ट आंसर। मीन्स कोई भी फ्लक्स का लॉसेस नहीं होगा, इधर जितना प्रोड्यूस होगा सारे के सारे इधर कट होगा, और इधर जितना प्रोड्यूस होगा सारे के सारे इधर कट होगा, कोई भी फ्लक्स लॉस नहीं होगा, उसको ही हम आइडियल कहते हैं, और उस कंडीशन में के का वैल्यू 1 ही रहता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।